हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी के इस डिस्कशन में आपका स्वागत है। ठीक, आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक में जो बैंकिंग सिस्टम कर रहे थे उसके आगे के भाग को हम करेंगे और उसमें क्या महत्वपूर्ण रह गए हैं उसको देख लेंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगी उसमें इन्फ्लेशन और कुछ चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं शुद्ध मांग और समय देयता यानी एनडीटीएल। तो अक्सर हम लोग को एग्जाम में या फिर हर जगह देखने को एनडीटीएल मिलता है, तो ये हम लोग को जानना ज़रूरी है कि एनडीटीएल या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ क्या होता है। तो एनडीटीएल बैंक की मांग और समय देयताओं के बीच अंतर को दर्शाता है जो सार्वजनिक या अन्य बैंक के साथ, जैसे जो अंतर होता है जमा राशि जो होता है उसे देता, मतलब कि जैसे डिमांड है, अगर ग्राहक है तो वो पैसा अपना जमा रखता है बैंक में, तो वो कितना मांग करता है और फिर बैंक में कितना जमा राशि है, और फिर जो है जो बैंक हैं अन्य बैंक के साथ जैसे कि जमा करते हैं, तो वो उन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग कहेंगे एनडीटीएल। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है फार्मूला के तौर पे हम लोग देख रहे हैं मांग और समय देता, मतलब जितना मांग है और प्लस जमा है उस माइनस कर देंगे अन्य बैंकों के साथ जमा जो है, उसके बाद हमको मिल जाएगा हमारा एनडीटीएल। तो एनडीटीएल को हम लोग देख लिए और यहाँ पे उदाहरण भी इसी रूप में दे दिया है कि जब जमा अगर एक बैंक किसी बैंक ने दूसरे बैंक के साथ 5,000 जमा किए और इसकी कुल मांग और समय देता, मतलब कि अन्य बैंक जमा सहित 10,000 है, फिर शुद्ध मांग और समय देता 5,000 होगी, मतलब उसमें से माइनस कर देंगे, जैसे फार्मूला में लिखा हुआ है माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीटीएल आ जाएगा। तो एनडीटीएल जो है महत्वपूर्ण शब्दावली है बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत, और इसको हम लोग को ज़रूर ध्यान देना है, और क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह से जो इस तरह की शब्दावलियाँ हैं अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये देख रहे हैं हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। तो ये क्या है, एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बैंक को पुनर्खरीद समझौते के माध्यम से धन उधार लेने की अनुमति देता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है। तो मौद्रिक नीति जैसे हम लोगों ने आरबीआई पढ़ा था, उसी समय हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मौद्रिक नीति जो है आरबीआई का एक कार्य के अंतर्गत आता है और वही तय करता है। तो यह एक उपकरण के तौर पे है जो LF है। ठीक, तो LF को में रोजाना बेमेल के समायोजन के लिए बैंक को सहायता करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि अगर जो बैंक है वो आपस में बैंक को हैं आपस में समझौता कर लिए और फिर उतने में अगर वो लोग उधार जैसे कि लेते हैं और देते हैं, वो जो होता है कुछ मतलब मिनिमम जो ब्याज रेट होता है या अन्य भी कंडीशन है उसको तय कर लेते हैं। तो वो किस पे आधारित होता है, जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है उसी में ये जैसे एलएफ में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट संचालन शामिल है, मतलब कि इसके अंतर्गत जो रेपो रेट है रिवर्स रेपो रेट उसको फॉलो किया जाता है, उसके टर्म्स को फॉलो करते हुए इस जो LAF है उसको मतलब उस समझौता को लागू किया जाता है और उसको अपनाया जाता है। इसमें उधार लेने और देने की ये प्रक्रिया शुरू हो जा मतलब कि अनुमति देता है ये फैसिलिटी बैंकों को। ठीक, तो ये है LAF। अब है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। यह क्या है, यह एक अल्पकालीन मनी बाजार है जो बैंकों, म्यूचुअल फंडों और निगमों जैसे बड़े वित्तीय संस्थानों के लिए इंटर बैंक दरों पर उधार लेने और उधार देने की अनुमति देता है। तो ये जैसे कि अगर बैंक हैं, इंटर बैंक मतलब कि जैसे कि जो बैंक हैं आपस में हैं, कोई एक मिनिमम वैल्यू रख लें, ठीक, तो उसको क्या करें, जैसे उसी आधार पे विभिन्न बैंकों को और विभिन्न म्यूचुअल फंडों को निगमों को वो उधार उसे लें और दें, इसको कहा जाता है इंटर कॉल मनी मार्केट।
ठीक है। जो हम लोग ऊपर देखें कि LAF है, उसमें भी जैसे कि उधार लेने और देने से संबंधित, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि ये जो है LAF है वो मौद्रिक नीति का उपकरण है। ठीक, ये जो कार्य करेगा वो मतलब कि RBI के जो RBI ने सजेस्ट किया है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो उसी के आधार को लेके ये कार्य करेगा और ये अपने जो समझौता है ये तय करेंगे। ठीक, उतना ही वो एक समायोजन स्थापित करके उसकी रेट तय करेंगे और उसको अपना आपसी समझौते के अनुसार उसको फॉलो करेंगे। लेकिन इंटर कॉल जो है मनी है, इसमें जो है ये मौद्रिक नीति का कोई इसमें रोल नहीं है और ये है इंटर बैंक, मतलब कि जो बैंक हैं ये आपस में ही ये तय करते हैं। और फिर ये जैसे कि बैंक हैं, म्यूचुअल फंड, बैंक भी ये उधार ले सकते हैं, आपस में दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड से भी बैंक ये मतलब आपस में सभी मिलके उधार ले सकते हैं, दे सकते हैं। इसके लिए ये जो है एक मतलब अनुमति देता है इंटर कॉल मनी मार्केट। ठीक, और इन्हें ये बैंक जो है वो बैंक को रिवर्स रिजर्व आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता के लिए अक्सर, जैसे कि तुरंत अगर ज़रूरत पड़ी, ठीक, तो उसके लिए इंटर कॉल मनी मार्केट होता है, क्योंकि यह आमतौर पे 1 हफ्ते से अधिक समय तक नहीं होता। जैसे कि और किसी भी बैंक को तुरंत अगर लोन की ज़रूरत हो, तुरंत ज़रूरत हो, तो वो क्या करेगा, इंटर कॉल मनी मार्केट के थ्रू जो ये है इसके थ्रू तुरंत अपना जो है रिजर्व जितना ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इस तरह से यह बैंक सहायता प्रदान करता है, विभिन्न जैसे कि निगमों को भी, म्यूचुअल इत्यादि को ये सहायता प्रदान करता है। ठीक, तो ये है इंटर कॉल मनी मार्केट, ये बैंकों के द्वारा आपस में ही आपस में तय किया जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं इंटर बैंक रेट। तो वहाँ पे देखिए हम लोग इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट और यहाँ पे देख रहे हैं इंटर बैंक रेट। तो ये क्या है, वहाँ पे वो था कि ये एक मतलब कि विभिन्न बैंकों को दिया जाता है, तो ये एक तरह से लोन है। ठीक, लोन दिया जाता है अल्पकालिक समय के लिए, वो भी बहुत ही कम समय, जैसे 1 सप्ताह के लिए। और ये क्या है, ये इंटर बैंक रेट है, अंतर बैंक दर बैंकों के बीच की गई अल्पकालिक ऋण पर ब्याज की दर है। ठीक, तो ये एक ब्याज रेट है, सीधे सीधे कहेंगे जो इंटरेस्ट रेट है इंटर बैंक रेट है। इसका तरलता का प्रबंधन करने और नियामकों द्वारा आरक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक इंटर बैंक बाजार में एक दूसरे के बीच पैसे उधार लेते हैं, उधार देते हैं। तो ठीक, तो ये जो ब्याज दर है ये मतलब कि आपस में इसी ब्याज दर के आधार पे जो अल्पकालिक ऋण का मतलब है उसी ब्याज दर पे ये एक दूसरे को, जैसे कि उस एक सीधे सीधे है कि यह एक ब्याज दर है। इंटर बैंक क्या रेट क्या है, यह एक ब्याज दर है और जो अल्पकालिक ऋण पर दिया जाता है, मतलब अल्पकालिक लोन के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये जो है इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट से काफ़ी जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे, इंटर बैंक रेट क्या है। ठीक, आगे हम लोग देख रहे हैं संशोधित LMF। ठीक, यह लिक्विड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ये क्या है, इसका आयोजन जो फ्रेमवर्क है LMF है, जो यह पुनर्रक्षित तरलता प्रबंधन रूपरेखा है। तो इसकी जो RBI था वो अगस्त 2014 में एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, तो 14 दिनों के लिए। तो इसमें कुछ क्या हुआ था कि जैसे कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो मतलब बैंक कॉल मनी मार्केट निवेश के उतार चढ़ाव को कम करना। जैसे कि हम लोग आगे पहले पढ़ लिए बैंक कॉल मनी मार्केट क्या है, तो इसमें जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि यह जो बैंक है वो
कुछ ही समय, जैसे एक हफ्ते के लिए मैक्सिमम एक हफ्ते के लिए ऋण जो होता है, लोन जो होता है, उसको ले लेती हैं और मतलब उधार देती हैं, लेती हैं, आवश्यकताओं को अपने पूरा करती हैं। तो उसमें है कि ज़्यादा मतलब कि कभी कभी बहुत समस्याएं आ जाती हैं, तो उस समस्याओं को उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव हो जाता है। तो उसको उस पर विचार करने के लिए इस LMF फ्रेमवर्क मतलब लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को तैयार किया गया। RBI द्वारा 2014 में 14 दिन के लिए इस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये RBI ने पुनरीक्षित तरलता प्रबंधन रूपरेखा लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की घोषणा की, जिससे कि इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट में उठापटक की स्थिति पर अंकुश लगाया जा सके, जहां कि बैंक एक दूसरे को ऋण देते हैं और साथ ही ऋणदाताओं को अपनी तरलता जरूरतों का प्रबंधन करने की छूट भी देते हैं। तो इसमें जो स्थितियां आती हैं, विभिन्न तरह की क्या क्या समस्याएं हैं, उसको देखते हुए क्या किया था कि RBI ने LMF का आयोजन किया था 2014 में। तो इसको भी हम लोग, क्योंकि यहाँ पर यहीं से निकल गया था इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट, तो इसको भी इसके अंतर्गत है। तो सबको दोनों बहुत ज़रूरी है, साथ साथ अन्य भी जो है, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो भी हमारे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो इस लोग को आप लोग ज़रूर में ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं कि वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन व्यक्तियों को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जाता है जो अब तक इसकी पहुंच से दूर हैं। यह प्रक्रिया वित्तीय समावेशन कहलाती है। ठीक, तो इसे जैसे कि जो अभी तक जहाँ पे बैंक नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक, और वहाँ पे बहुत मतलब कि आम जनता को, वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जैसे कि अपने पैसे अगर ऋण उधार लेना है या लोन लेना है या फिर जमा करना है अपने संपत्तियों को, तो उनको जैसे कि दूर अगर, क्योंकि बैंक्स जो होते थे पहले, वो ज़्यादातर जो सिटी एरिया था उसमें स्थापित रहते थे। तो गांव के लोग वहाँ पे जाने में थोड़ा आना करने मतलब कि थोड़ा असहज महसूस करते थे, इसके लिए वो नहीं जा पाते थे। तो इससे सरकार को बहुत नुकसान होता था और जनता को भी काफ़ी परेशानी होती थी। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए वित्तीय समावेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो जो हम लोग देख रहे हैं, इसके अंतर्गत वित्तीय समावेशन से लोगों में बचत प्रवृत्ति बढ़ी, परिणाम स्वरूप निवेश में वृद्धि होगी। मतलब इसका मुख्य जो उद्देश्य था, इसके क्या था कि अगर जैसे कि जो भी पैसे थे वो अब पहले खर्च कर देते थे गाँव के लोग, लेकिन अगर वहाँ पे वित्तीय समावेशन कंसेप्ट आ गया, तो वहाँ पे अगर नज़दीक मतलब दूर दराज क्षेत्रों में RRB इत्यादि तरह की सुविधाएं बैंक द्वारा मिलने लगी, तो वहाँ पर आसानी से जाकर जमा कर सकते हैं और फिर अपने पैसों का बचत कर सकते हैं। फिर क्या हो, इसके आगे वित्तीय समावेशन समावेशी विकास को प्राप्त करने में सहायक, जैसे कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जो, तो उसको भी प्राप्त करने में बहुत सहायक है। हाल ही में सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। यह वित्तीय समावेशन के लिए RBI के नए बैंकों की लाइसेंस दे रहा है। ठीक, तो एक तो है कि जनधन की भी शुरुआत की, इसके अलावा इसने नए बैंकों को भी लाइसेंस देने का, जैसे कि फिलहाल में भुगतान बैंक का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, स्मॉल बैंक का कॉन्सेप्ट आया है। तो इस तरह के जो बैंक हैं, ज़्यादातर बैंकों को लाइसेंस दे रहा है RBI, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बैंक हर जगह स्थापित हो दूर दराज क्षेत्रों में, जिससे कि वित्तीय समावेशन का कॉन्सेप्ट मजबूत हो और हमारा देश मतलब जो विकास, समावेशी विकास की तरफ अग्रसर हो। ठीक, तो ये थोड़ा देख लेते हैं कि जनधन योजना क्या है। तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, PMJDY
दोस्तों आप लोग इसको जो शॉर्ट फॉर्म है उसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अक्सर जो आईएएस का एग्ज़ाम है जो 2017 में जून में होने वाला है, उसमें जो जैसे कि जो भी परियोजनाएं हैं उसके जो लॉन्ग फॉर्म में तो सब भी याद करते हैं उसका टोटली नाम, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर पूछ देगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो किसी भी योजना है उसको हम लोग का शॉर्ट फॉर्म जरूर ध्यान में रखना है। तो जैसे कि ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना, PMJDY, ठीक। तो ये भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और 28 अगस्त 2014 को इसके जो शुभारंभ किया गया उन्हीं के द्वारा, ठीक। जो वित्तीय समावेशन है उसके अंतर्गत हम लोग जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी PMJDY को देख लिए। इसके अंतर्गत और भी कार्य हो रहे हैं, जैसे भारत में मोबाइल बैंकिंग का विकास, ठीक। और मोबाइल बैंकिंग जैसे फ़िलहाल में भी बहुत ही पॉपुलर है, सरकार बहुत उस पर मजबूत कदम उठा रही है उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे वर्तमान में जो भीम ऐप है उसको भी सरकार ने लॉन्च किया ताकि मोबाइल बैंकिंग बहुत विस्तार हो, ठीक। इसके अंतर्गत और जो इसकी शुरुआत जो है मोबाइल बैंकिंग की 2008 से ही मानी जाती है। और है बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट, ये भी योजना 2006 से शुरू हुई, ये भी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत शुरू किया गया। तो हम लोग अभी देखें वित्तीय समावेशन क्या है, उससे लाभ क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ये हम लोग देख लिए, ठीक। अब देख रहे हैं कि भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण एवं विकास, ठीक। भारत में बैंकिंग उद्योग का विकास उसके राष्ट्रीयकरण की कहानी से जुड़ा है। एक बार जब 1949 में जब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया और ये एक सेंट्रल बैंक के तौर पर स्थापित हो चुका, सरकार ने जो है जैसे कि इसकी शुरुआत हम लोग ले लेंगे जो RBI है हमारा है उसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में, तो उसी समय से मानेंगे, ठीक। तो इसके अन्य जैसे कि बाद में चल के जो भारत सरकार है वो अन्य बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया, तो उसके पीछे कुछ कारण हैं जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसके पीछे जो कारण है, तो बैंक क्योंकि निजी क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित और संचालित किए जाते थे, तो ऐसे में बैंकिंग जैसे कि जो बैंक है जैसे हम सभी जानते हैं वो ज़्यादा निजी स्वामित्व, मतलब पहले तो निजी स्वामित्व के तौर पे ही खोला, तो वो क्या करते थे ज़्यादातर मतलब कि जो आम जनता है, आम लोग हैं, उनके पहुंच से काफ़ी दूर होते थे और जैसे गांव तक तो पहुंच ही नहीं पाते थे। तो ये जैसे कि मुख्य शहर हो गए, जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई इत्यादि, या फिर कुछ बड़े शहरों में इत्यादि में स्थापित किए जाते थे, जिससे कि अन्य लोग बैंकों की सुविधा नहीं उठा पाते थे और अपना सेविंग नहीं कर पाते थे। तो इससे काफ़ी मतलब कि यह एक डेवलपमेंट के तरफ बाधा के रूप में कहा जा सकता है। तो इस पे भी विचार किया कि मतलब इसको सुधारा जाए, फिर इसके लिए राष्ट्रीयकरण किया जाए बैंकों का। फिर दूसरा हम लोग देख रहे हैं सरकार को संसाधनों को ऐसे निर्देशित करने की ज़रूरत थी जिससे ज़्यादा जनता का फायदा हो सके, ठीक। तो मतलब कि सरकार का इसके पीछे ये भी इंटेंशन था कि जो भी मतलब कि आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रॉफिट हो, क्योंकि जब वो पैसे का सेविंग करेगी, आइन इमरजेंसी अगर लोन उसको मिल जाता है तो वो कई मतलब कि व्यवसाय या फिर अन्य जरूरी कार्यों को कर सकता है, जिससे कि हमारा देश ही विकास करेगा। तो इसके लिए भी यह भी एक उद्देश्य था राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे। फिर हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित विकास के लिए यह जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में आ रही पूंजी पर एक निश्चित हद तक सरकार का नियंत्रण हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक नियंत्रण वर्ड भी जुड़ गया है, जैसे कि ज़्यादातर जैसे कि हमारे देश में कितने पैसे हैं, उसका
उस पे सरकार का भी अप्रत्यक्ष मतलब नियंत्रण हो, इसके लिए भी तक ज़्यादातर पैसे रहेंगे बैंकों में, तो बैंक के मतलब कि इनडायरेक्टली सरकार से जुड़ा, डायरेक्टली सरकार से जुड़ा रहेगा राष्ट्रीयकरण के बाद। तो इस तरह से भारत सरकार का जो है बैंकों पर मतलब कि पूंजी पर ज़्यादातर नियंत्रण रहेगा। इस इंटेंशन से भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देखते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का उद्भव। तो जो है आंशिक राष्ट्रीयकरण के प्रयोग की सफलता के बाद, आंशिक राष्ट्रीय किसे कहेंगे? आंशिक राष्ट्रीयकरण जो आरबीआई का हुआ, क्योंकि जो आरबीआई था उस पर पूर्णतः सरकार का स्वामित्व नहीं था, तो नहीं रहा, तो उसके बाद जो था उस और ने भी कंसेप्ट मतलब कि सरकार ने सोचा कि और भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का नियंत्रण हो सके, मतलब कि भारत की पूंजी पे, और प्लस आम जनता को भी सुविधा मिले, इसके लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो देख रहे हैं कि बैंकिंग राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 की मदद से सरकार ने कुल 20 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। कब किया? 1969, ठीक, 1969 में। तो इसके अंतर्गत ये इसको मिलाने 50 करोड़ से ज़्यादा जमा पूंजी वाले 14 बैंकों का जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया। जो पहला राष्ट्रीयकरण किया गया 14 बैंकों का, वो 1969 में, और दूसरा किया गया 200 करोड़ से ज़्यादा की जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया। परिणाम स्वरूप जो है 20 निजी बैंक हो गए जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। लेकिन सितंबर 1993 में घाटे में चल रही न्यू बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद राष्ट्रीय बैंक की संख्या घटकर 19 हो गई। ठीक, तो जैसे कि जो हमारा पंजाब नेशनल बैंक है उसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया विलय हो गई, तो उसके बाद से हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो 19 हो गई है फिलहाल में। भारत में आज सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र में 27 बैंक है जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। यदि किसी भी तथाकथित राष्ट्रीय बैंक में सरकार का 100% स्वामित्व नहीं है, जैसे कि हम लोग सोचेंगे कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है 100% जो ऑनरशिप है वो सरकार की, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है कि वो पूर्णतः स्वामित्व में नहीं है। ठीक, अब हम देख लेते हैं बेसल समझौता जो है, ये बेसल क्या है, हम लोग बार बार सुनते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं को इंटरनेशनल स्तर पर का स्वरूप देने के लिए जो मानक निर्धारित किए गए उन्हें बेसल मानक कहा जाता है। ठीक, तो जैसे कि मानक, जैसे कि कितना किसी बैंक वित्तीय संस्थाओं बैंकिंग का जो मानक निर्धारित किया गया, कैसे होना चाहिए उसका कार्यविधि, और फिर कितना उसमें किस तरह से वो कार्य करे, इसके लिए जो मानक तय किए गए इंटरनेशनल स्तर पे, तो उसको बेसल मानक की संज्ञा दी गई। इन मानकों को इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता प्रदान की गई। चूँकि इस समिति का सचिवालय स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में स्थित है, इसलिए इसे बेसल मानक कहा गया है। जैसे कि हम लोग सोचे कि बेसल ही इस मापदंड जो तैयार किया गया बैंकों के लिए, वित्तीय संस्थाओं के लिए, तो उसका नाम बेसल क्यों पड़ा? तो इसके लिए भी पीछे कारण है कि जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है वो बेसल नामक शहर में स्थित है, जिसके नाम पर बेसल इसे नाम दिया गया, बेसल मानक नाम दिया गया। ठीक, तो यह जो है 1974 में G20 देशों द्वारा बेसल समिति का गठन किया गया था। बेसल समिति ने 1988 में क्रेडिट रिस्क के संबंध में बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी की जरूरत हेतु नियम दिए, जिसे बेसल 1 मानक कहा जाता है। तो बेसल 1 क्या था? जो G20 देशों द्वारा समिति गठित की गई थी, तो उसमें 1988 में क्रेडिट रिस्क के संबंध में बैंकों की न्यूनतम पूंजी हेतु, जैसे कि जो बैंक है वो अपने पास
ज़रूरत है तो कितनी कितनी न्यूनतम पूंजी रखनी चाहिए, उसको इसका मापदंड तैयार किया गया वो समिति द्वारा। तो उसको बेसल वन कहा गया। बेसल वन पूरी तरह से क्रेडिट रिस्क पर केंद्रित है। वहीं जून 2004 में पूंजी पर्याप्तता संबंधित बेसल टू मानकों का निर्धारित, जैसे कि 1988 में जो था बेसल वन बनाया गया। ठीक, ये टोटली था क्रेडिट रिस्क पर केंद्रित था। और 2004 में था बेसल टू बनाया गया, जिसमें 3 श्रेणियां बनाई गई। पूंजी संरचना की बात की गई। ठीक, इसके अंदर जो बेसल टू था 3 श्रेणी बनाई गई, जिसमें पूंजी संरचना की बात की गई। और भारतीय रिजर्व बैंक ने के अनुसार 31 मार्च 2009 तक सभी भारतीय बैंकों के द्वारा इंटरनेशनल मानक बेसल टू के सभी मानकों को पूरे कर लिए गए हैं। जैसे कि भारत में भी बेसल टू को अपना लिया गया 2009 तक। ठीक, आगे है कि जो बेसल 3 है यह दिसंबर 2010 में जारी किया गया। यह बेसल समझौते की श्रृंखला में तीसरा है। यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए जोखिम प्रबंधन पहलुओं के साथ सौदा करता है। एक रूप में हम कह सकते हैं कि बेसल 3 बैंक पूंजी पर्याप्तता, तनाव परीक्षण और बाजार तरलता जोखिम पर वैश्विक विनियामक मानक है। ठीक, जैसे कि ये जो 1-2 था उससे यह, जैसे कि वो जो बेसल 1 मानक जो था, बेसल 2 था, वो ज़्यादा ही हार्ड था। जो जैसे कि ज़्यादातर जो जोखिम पूंजी रहती थी बैंकों की, वो अपने पास ज़्यादा मात्रा में रखनी पड़ती थी। लेकिन जो बेसल 3 आया तो वो कहने लगा कि नहीं, इस तरह से मतलब बैंकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, और फिर इससे मतलब कि पूरी तरह से बैंक ज़्यादातर लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें दिक्कत आ रहा है। तो इस पर विचार करते हुए विश्व स्तर पे बेसल 3 का मानक आएगा, जिसमें कि वो उसका जो नियम कानून था वो थोड़ा जोखिम पूंजी था, लेकिन उसको थोड़ा कम कर दिया गया और लचीला बनाया गया। तो इसको बेसल 3 कहा गया। भारत में भी जो बेसल 3 है तो उसको विभिन्न बैंक मतलब कि उस पर कार्य शुरू हो गए हैं। अभी पूरी तरह से चारों तरफ लागू नहीं हो पाया है, लेकिन जो अनुसूचित बैंक हैं तो उस पर कुछ स्तर पे लागू कर दिया गया है। तो भारत भी इसके लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में बैंकों का विकास हो। ठीक, तो हम लोग देख लिए बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 क्या है, और ये मतलब कि इसके भारत में इसकी स्थिति क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA। तो ये क्या है? उधार की वह राशि जिसका भुगतान ग्राहक ने बैंकों को 90 दिनों तक नहीं किया है, NPA कहा जाता है। ठीक, जैसे कि कोई भी कस्टमर है या कोई व्यक्ति है, जाके वो बैंकों से अगर उधार लेता है, ठीक, और फिर उस पर कोई भी किसी तरह का जो है इंटरेस्ट रेट होता है, उसको अगर नहीं देता है 90 दिनों तक एकदम वो साइलेंट रहता है, तो इस स्थिति को जो है NPA कहा जाता है। ठीक, ये है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये NPA के कारण बैंकों का लाभ कम हो जाता है तथा इससे, जैसे कि अगर ज़्यादातर लोग बैंकों से लोन ले लिए ज़्यादा मात्रा में और उसे चुकता नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, चुकता नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? बैंकों का तो नुकसान ही होगा ना। तो बैंकों को इससे काफ़ी नुकसान हुआ NPA से, मतलब कि NPA का जो दौर शुरू हो गया कि ज़्यादातर लोग पैसे लेके लोन लेके और उसे न इंटरेस्ट देना है, ना उसे चुकता करना है। तो इस समय वर्तमान समय में भी जो NPA का जो मामला है वो तेज़ी से ज़्यादा हो रहा है, और इसमें ज़्यादा लोग जैसे कि इससे दूर मतलब कि वो चुकता नहीं कर रहे हैं कि मामले ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक, तो NPA के जो इसके लिए कारण क्या है, मतलब NPA जो है इसके जिम्मेदार कारक क्या है, तो
तो जिम्मेदार कारक में जैसे हम देख रहे हैं कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र कैसे है? क्योंकि जैसे कि जो कृषक होते हैं तो वो क्या करते हैं, लोन तो ले लेते हैं, ठीक, लोन लेते हैं, लेकिन क्या जैसे कि अपना खेती किए, ठीक, उसमें वो प्रॉफिट नहीं हुआ, या फिर किसी भी कारणवश वो उसे चुकता नहीं किया, बाद में क्या हुआ कि वो काफ़ी 90 दिन तक उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिए, तो फिर इस तरह से एनपीए का मामला बढ़ जाता है। फिर है कि उड्डयन क्षेत्र मतलब कि जो है परिवहन क्षेत्र है, इसमें भी एनपीए के मामले देखने के सामने आए हैं, विद्युत क्षेत्र में भी आए हैं। और फिर जैसे कि बैंकों के खराब प्रदर्शन, तो ये भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार रहे हैं। जैसे कुछ बैंक होते हैं, बैंक तो जैसे कि दे देते हैं लोन और काफ़ी सारे टर्म्स रख देते हैं कि मतलब कि हाई रैंक ब्याज जो उनका ब्याज दर होता है काफ़ी हाईली होता है, जिससे कि जो लोन लिया होता है वो ज़्यादातर चुकता करने में उतना असमर्थ हो जाता है, ठीक। और मतलब इस तरह से, और उनके जो बैंक है उनका जैसे कि ज़्यादातर विकास भी नहीं हो पाता है, तो इसके लिए भी इससे भी एनपीए के मामले बढ़े, क्योंकि जो है इस तरह के बैंक में जैसे दोबारा लोग मतलब कि वहाँ से दूर होते चले जाते हैं, ठीक। इससे आर्थिक समृद्धि दर में कमी, तो इसके लिए जैसे कि आर्थिक समृद्धि होगी, सबके पास पैसे आएंगे, तो इसमें इसकी दर कमी इसमें है, इसके लिए भी इससे भी एनपीए के मामले बढ़े। और है अधिक उत्साह में बैंकों द्वारा लिया गया लोन, और जैसे कि किसी भी कारण, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी कारण छोटे मोटे कार्य के लिए वो बैंक से लोन ले लिया, ठीक, और लेकिन उसे चुकाने में असमर्थ है, तो ये भी इसके लिए कारण है, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कृषि, परिवहन, विद्युत, बैंकों खराब प्रदर्शन, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इन्हीं कारणों से जो है इसमें कृषि क्षेत्र जो है इसको हम लोग ये भी वातावरण के से भी जोड़ के देख सकते हैं कि वातावरण के इफेक्ट के कारण, जैसे कृषि क्षेत्र में हुआ, अगर बारिश समय पे नहीं हुई, अगर खरीफ की फसल बोआ है किसान, अगर बारिश की फसल समय पे बारिश नहीं हुआ तो जो फसल है वो तो बर्बाद हो जाएंगे, मतलब कि धान अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या होगा, तो किसान तो कमज़ोर होगा ना, किसान तो जैसे कि वो उसके पास तो जो लगाया था वो भी चला गया और फिर उसके आगे के लिए भी कुछ नहीं रहा। तो इस स्थिति में वो क्या, मतलब कि इन्वायरमेंट इफेक्ट भी यहाँ पे है, अल नीनो भी आ जाता है, उसके वजह से भी बारिश नहीं हो पाती है, ठीक। कभी भूकंप आ जाता है, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे जो कारण हैं, खासकर इन्वायरमेंट कारण कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक। तो ये है एनपीए के कारण नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए ये कारण है। तो हम जो थे एनपीए के लिए बाद में सरकार ने एनपीए के लिए महत्वपूर्ण, जैसे कि इसको निपटारा कैसे किया जाए, इसके लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जो सरफेई अधिनियम 2002 जारी किया, तो और DRT इसको भी, ये दो तरह के जो उपाय सुझाए सरकार द्वारा, तो इसको हम देख लेते हैं क्या है। और वर्तमान समय में सोने का प्रयोग सुरक्षित निवेश के लिए किया जाए, इसलिए सोने की कीमतों में वृद्धि हो रही है। और जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, तो उसमें जैसे कि पहले लोन के लिए कुछ मतलब कि कुछ कागजात वगैरह अपने दिए जाते थे, तो लेकिन अब है कि आप लोग अगर किसी के पास गोल्ड भी है तो आप वहाँ पे गोल्ड जमा करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने जितना चाहें तो लोन ले सकते हैं। इस तरह से क्या हुआ कि बैंकों को भी नुकसान नहीं होगा और फिर जनता, जैसे कि बैंक भी निश्चिंत रहेगा और जनता भी अपने लिए केयरफुल रहेगी कि हमको मतलब कि जो रकम हमने लिया है उसको चुकता करके और फिर हमको अपना गोल्ड लेना है। तो ये भी एनपीए ये महत्वपूर्ण कदम है। तो पहले देख लेते हैं
सरफेसी अधिनियम 2002 गया है। तो नहीं, जो सरफेसी अधिनियम 2002 है, फिलहाल समय में उसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करके इसके स्थान पर सरफेसी अधिनियम 2016 लाया गया है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है सरफेसी अधिनियम 2016। इसमें जो था, पहले कुछ त्रुटियां थी, कुछ कमियां थी 2002 के अधिनियम में, तो ये उसको सुधारते हुए इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और इसके लिए और भी अच्छे तरीके से इसको लागू करने का प्रयास किया गया है, ताकि एनपीए की समस्या हमारे सामने, एनपीए की समस्याओं को थोड़ा कम हो और फिर इसमें सुधार हो। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो ये सरफेसी अधिनियम 2002 है 16 है, इसमें अन्य जो है कुछ अन्य भी जो अधिनियम थे उसको भी इसमें मिला दिया गया। जैसे कि एक तो 2002 ही है, सरफेसी अधिनियम 2002 है। एक है ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम 1993, भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम 1899 और डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के कुछ महत्वपूर्ण मतलब इसमें शामिल कर दिया गया। सबको मिला के फिलहाल में जो सरफेसी अधिनियम प्रतिभूति हित परिवर्तन एवं ऋणों की वसूली के लिए कानून विधि प्रावधान जो है इसमें सुधार किया गया है। तो इन सबको मिला के तो इसमें जो सुधार किया गया है, जो इसके नियम हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सरफेसी हम लोग पहले देख रहे हैं कि सरफेसी कानून में बदलाव से सिक्योर जैसे गारंटी के आधार पर ऋण देने वाली संस्था को ऋण की अदायगी नहीं किया जाने पर उसके लिए रहन के रूप में रखी गई संपत्ति को कब्जे में लेने का अधिकार है। जैसे कि अगर सिक्योरिटी ऋण देने वाली संस्था को ऋण की अदायगी नहीं, जैसे कि अगर लोन लेती है, ठीक, अगर कोई भी संस्था या व्यक्ति लोन लेता है और समय पे उसमें वो नहीं दे पाता है, समय पे उसको चुकता नहीं कर पाता है, तो वो क्या करते हैं, उसके संपत्ति पे अब ये अधिकार दे दिया गया है, जो बैंक हैं उनको अधिकार दे दिया गया है कि वो उस पर कब्जा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसके तहत जिला अधिकारी जो डीएम होता है को यह प्रक्रिया 30 दिन के अंदर संपन्न करानी होगी। ठीक, जैसे कि अगर 90 दिन हो जाता है, ठीक, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति लोन लिया है, संस्था लोन ली है, तो उस पर 90 दिन हो जाता है और 90 दिन के बाद अगर उस तक कोई जो लोन लिया है उसका कोई आता पता नहीं रहता है, तो इसके लिए डीएम भी कदम उठा सकती है और जो उसकी संपत्ति है, जो जिसको गिरवी रखा है, तो उसको पूर्णतः इसको कब्जा कर सकता है बैंक। ठीक, दूसरा है इस विधेयक में जिलाधिकारी को यह भी अधिकार है कि अगर कोई कंपनी ऋण का भुगतान करने में असफल रहती है तो वह कंपनी का प्रबंधन बैंक के हाथ लेने में सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक, जैसे कि ऊपर देखिए कि 30 दिनों के अंदर कोई भी जो डीएम है सहायता, इसमें जो कब्जा करने से संबंधित जो सहायता उपलब्ध करानी होगी वो जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, और ये तब तक किया जाएगा जब बैंक अपने कर्ज को इक्विटी शेयर में बदल देंगे और उसके बाद कंपनी 51% या उससे ज़्यादा शेयर पे उसका कब्जा हो जाएगा। ठीक, जैसे कि तो इस तरह से जो है एनपीए में काफ़ी सुधार होगा, एनपीए के मामले में काफ़ी सुधार होगा और कम होगा मामले, क्योंकि इसमें जिला स्तर पे खासकर जो है इसमें जिला स्तर पे सुधार किया जा रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसकी इसमें भागीदारी बढ़ेगी, तो जरूर ही इसमें सुधार होगा। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं करीब 5 लाख करोड़ रुपये के 70,000 मामले ऋण वसूली न्यायाधिकरण में लंबित है। ठीक, डीआरटी जो डीआरटी है उसमें लंबित है और प्रस्तावित संशोधन से वसूली के आवेदनों के तेजी से निपटारा में मदद मिलेगी। सरकारी बैंकों के 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि एनपीए के तौर पर फंसी हुई है। जैसे ये डाटा दे रहा है कि इसमें कि जो एनपीए संबंधित है वो कहाँ कितना है, तो ये देख लिए। आगे हम लोग देख रहे हैं
कि यह कानून जो है, जो सरफेसी कानून 2016 है, वो उसमें है कि यह कानून सरकारी बैंकों को ऋण वसूलने के लिए ज़्यादा अधिकार देगा। ऋण नहीं लौटाने वाले लोगों या कंपनियों के खिलाफ अब जल्दी और ज़्यादा सख्त कदम उठाए। जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि उसमें है कि 90 दिन के बाद अगर वो व्यक्ति या संस्था या जो भी लोन लिया है वो अगर नहीं आता है तो उस पर उसके संपत्तियों पे कब्जा करने का भी अधिकार दे दिया गया है बैंक को। तो इसमें है कि थोड़ा बहुत सख्त बनाया गया है इस कानून के अंतर्गत, ताकि एनपीए के मामले में कमी आ सके। और है कि जानबूझकर ऋण नहीं लौटाने वाले कंपनियों पर कब्जा करना अब आसान होगा, क्योंकि इन जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जानबूझ के भी अपने मतलब कि जो लोन होता है उसकी रकम होते हैं, इंटरेस्ट होता है, उसको चुकता नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी एक दंडात्मक कार्रवाई के रूप में है कि उसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए, और इसमें कानून भी बना दिया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, आगे है कृषि ऋण को इस नियम से बाहर रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो कृषि अगर जैसे अगर किसान लोन लेते हैं तो उसमें है कि उसको उसकी संपत्ति पे कब्जा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसको इसमें बाहर रखा गया है। 2016 सरफेसी अधिनियम 2016 में इसको बाहर रखा है कृषि को। फिर है कि शिक्षा ऋण को लेकर यदि किसी छात्र को पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो उस स्थिति में कुछ नरमी के प्रावधान दिए गए, लेकिन यहाँ भी ऋण की राशि को पूरी तरह से माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये जो शिक्षा है इस पर अगर मतलब कि थोड़ी नरमी तो बढ़ती जाएगी, लेकिन पूर्णतः इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। बाद में अगर वो व्यवसाय में चला जाता है, कोई भी स्टूडेंट व्यवसाय में चला जाता है तो उस समय वो उसे लौटाना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कानून बनाया गया है वो एनपीएस के निपटारे के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही। आगे हम लोग इन्फ्लेशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इन्फ्लेशन के पॉइंट को देखेंगे, और फिर उसमें और भी सुधार, मतलब कि और भी जो इंडियन इकोनॉमी के और भी पार्ट को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है इकोनॉमी के, क्योंकि अगर पहले ख़त्म होगा तो फिर हम लोग ज़्यादा टाइम मिलेगा रिवीजन के लिए, और इसको और भी सब्जेक्ट भी हैं तो सब पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो फिर फ़िलहाल जल्दी इकोनॉमी को ख़त्म करके मैं चाहूँगी मैं जल्दी ही मतलब दूसरा कोई जैसे कि पॉलिटी हुआ उसको शुरू करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन एंड धन्यवाद।